स्वागत है दोस्तों। 6 मई की रात को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के नियंत्रण वाले कश्मीर क्षेत्र पर 9 जगह बमबारी की। इस हमले में 2 बच्चों सहित 26 लोग मारे गए और 46 घायल हुए। लाहौर के पास मुरीद के शहर को भी इस बमबारी का निशाना। भारत ने कहा है कि उसने लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों के शिविरों को निशाना बनाया। हमले में मरने वालों में मसूद अजहर बंदी शामिल हैं, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने आतंकी घोषित किया हुआ है, ऐसा भारत ने दावा किया। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने 5 हमलावर जेट, जिनमें 3 राफेल, 1 मिग-29 और 1 SU-30 शामिल है, मार गिराए और उनके पायलटों को बंदी बना लिया। भारत सरकार ने हालांकि इसका खंडन किया। हमले के दौरान और उसके बाद LOC पर दोनों सेनाओं के बीच भारी फायरिंग जारी है। अपने सैनिक अभियान को मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया है। निश्चित ही सैनिक अभियान का मकसद सिंदूर बांटना नहीं बल्कि सिंदूर उजाड़ना है। एक दूसरे पर हमलावर होने का आरोप लगाते हुए दोनों देश खुद को दूसरे की जाति का शिकार बता रहे हैं और अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इस हमले के साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच चौथा घोषित युद्ध शुरू हुआ है। इस हमले के तुरंत बाद 6 मई को ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अपनी आकस्मिक बैठक की। बेनतीजा रही यह बैठक शांति की अपीलों के साथ खत्म हो गई। इस विफलता ने एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र की नपुंसकता को उजागर कर दी। भारत सरकार ने यह हमला मुख्य रूप से भारत के नियंत्रण वाले कश्मीर में पहलगाम नरसंहार का बदला लेने के लिए किया है, जिसमें 22 अप्रैल को अज्ञात बंदूकधारियों ने अंधाधुंध फायरिंग करते हुए 28 पर्यटकों की हत्या कर दी थी। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने विश्व बैंक की मध्यस्थता से दोनों देशों के बीच सिंधु नदी के जल का बंटवारा करने वाली 1960 की जल संधि को भी निलंबित कर दिया था और पाकिस्तान को परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। हालांकि जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ के मद्देनजर चिनाब के कम से कम 4 दरवाजे खोलकर पानी को पाकिस्तान की तरफ बहने देना भारत सरकार की एक मजबूरी बनी। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले में अपना हाथ होने से इनकार किया था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस हमले की जांच में सहयोग का आश्वासन दिया। इस हमले के बाद से एक दूसरे के हवाई क्षेत्र में दोनों देशों की उड़ानें बंद हैं। इस संघर्ष में हमलावर कौन है, किसने पहले हमला किया, यह बात पूरी तरह बेमानी है। दोनों देशों के बीच ये शत्रुता और मुठभेड़ें दशकों से चली आ रही हैं। ब्रिटिश उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष के चरम पर हिंदू मुस्लिम फसाद को हवा देकर ब्रिटिश और भारतीय पूंजीपतियों ने मिलकर इस संघर्ष को खून की नदी में डुबो दिया था, यानी हमारे उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष को। इस हिंसा और खून खराबे के बीच उन्होंने 1947 में भारतीय उपमहाद्वीप के 2 टुकड़े कर डाले थे और तभी से दोनों देश भौगोलिक, राजनीतिक, सांप्रदायिक शत्रुता और वैमनस्य की आग में झुलसते जा रहे हैं। 1965, 1971 और 1999 के 3 प्रत्यक्ष युद्धों के अलावा दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ अनगिनत सैनिक कार्रवाइयां भी की हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों देश नाभिकीय शस्त्रास्त्रों से लैस हैं, जो पलक झपकते दोनों देशों में करोड़ों करोड़ लोगों को राख की चुटकियों में बदल सकते। युद्ध के पीछे दोनों देशों के बीच दशकों से चली आती शत्रुता तो है ही, उसके साथ ही कई फौरी वजह भी मौजूद हैं। दोनों देश इस समय गहरे आंतरिक संकट की चपेट में है, या यूं कहा जाए कि दोनों देशों के शासक वर्ग इस संकट की चपेट में है। दोनों देशों की श्रमशील जनता के बीच आक्रोश और बेचैनी मौजूद है और ये गहराती जा रही है। दोनों देशों के शासक युद्ध के नगाड़ों के बीच किसी तरह लोकप्रियता हासिल करने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं, ताकि सत्ता हाथ में रखकर वे मेहनत कश जनता की लूट खसोट को बदस्तूर जारी रख सके। अलबत्ता 2019 में कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करके मोदी ने शांति और स्थिरता के जो फर्जी दावे किए थे, पहलगाम नरसंहार ने उनकी धज्जी उड़ा दी है। कश्मीर 2 शत्रु राज्यों के बीच सैंडविच बना हुआ है, जिसका एक हिस्सा इस्लामाबाद तो दूसरा नई दिल्ली के शासकों के नियंत्रण में है। कश्मीर के अपने हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए
नई दिल्ली ने 11 लाख से ज्यादा सुरक्षा बल कश्मीर में तैनात किए हुए हैं। नई दिल्ली के नियंत्रण वाले कश्मीर में तो सैनिक दमन और उसके विरुद्ध आक्रोश मौजूद है ही। इस्लामाबाद के नियंत्रण वाले हिस्से में भी मेहनतकश जनता के बीच भारी बेचैनी और प्रतिरोध मौजूद है, जो किसी भी अर्थ में भारत के नियंत्रण वाले कश्मीर में मौजूद बेचैनी से कम नहीं कहा जा सकता। मोदी सरकार की चिंता का केंद्र फिलहाल बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव हैं, जहां वे नीतीश कुमार की जदयू के साथ मिलकर 2015 से ही सत्ता पर काबिज बनी रही। विगत लोकसभा चुनाव में कथित मोदी मैजिक का दम निकल गया था। इस चुनावी विफलता और तेजी से दरकते जा रहे वोटर बैंक ने मोदी और संघ भाजपा की नींद उड़ा कर रख दी। फैलती बेरोजगारी और गरीबी के बीच मोदी सरकार और उसके सहयोगी नीतीश कुमार का गठजोड़ बिहार में पूरी तरह अलोकप्रिय हो चुका है और आने वाले चुनाव में दोनों की हार निश्चित है। मोदी संघ भाजपा जानते हैं कि 13 करोड़ की आबादी वाले बिहार में यह चुनावी हार पूरे भारत में मोदी संघ की सत्ता की उल्टी गिनती शुरू कर देगी। अपनी इस गिरती साख को बचाने के लिए मोदी संघ भाजपा युद्ध उन्माद को मुक्ति मार्ग के रूप में देख रहे हैं। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के राजनीतिक महत्व का अंदाजा इससे सहज ही लगाया जा सकता है कि इस चुनाव के लिए बिहार के जातीय समीकरण को टैप करने के उद्देश्य से मोदी संघ ने जातीय आधारित जनगणना की विपक्ष की मांग को भी रास्ता दे दिया, जिसका वे कल तक सक्रिय विरोध करते आए थे। नीची जातियों का समर्थन हासिल करने के लिए राजद, कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों का यह मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो रहा था और ये विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को लगातार उछाल रही थी। बिहार चुनाव जीतने के लिए मोदी सरकार कुछ भी करने के लिए अब तैयार है। पहलगाम कांड को भी इस सिलसिले में मोदी की सेल्फ स्ट्राइक और पुलवामा की पुनरावृत्ति के तौर पर देखा जा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव के ऐन मौके पर पुलवामा नरसंहार और उसके बाद बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक में मोदी ने इस चुनावी मंत्र को आजमाया था। इस सर्जिकल स्ट्राइक की नुमाइश लगाकर ही मोदी ने 2019 का आम चुनाव बड़े बहुमत से जीता था। 2019 के लोकसभा चुनाव में पुलवामा कांड और फिर बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक की तरह ही पहलगाम नरसंहार और उसके बाद 6 मई के हमले को ट्रंप कार्ड बनाते हुए मोदी सरकार बिहार चुनाव जीतने का जोड़ बिठा रही है। बिहार चुनाव में मोदी और उसका संघ परिवार पहलगाम में मारे गए लोगों के नाम पर वोट के लिए अपील करेंगे। पहलगाम हमले के बाद से ही सख्त कार्रवाई न करने के लिए मोदी सरकार पर छीटाकशी कर रहा मूढ़ विपक्ष मोदी के जाल में फंस गया और 6 मई के हमले के बाद उसे काट मार गया है। मोदी की दुम पर जा बैठने के अलावा अब उसके पास कोई रास्ता शेष नहीं है। खुद को मोदी की अंतर्राष्ट्रवादी नीति के पीछे बांधकर सबसे बड़ा घात स्टालिनवादी कम्युनिस्ट पार्टियों ने किया है। मोदी की पूंजीपरस्त नीतियों का विकल्प देने की जगह उन्होंने मोदी की नीतियों को समर्थन जारी रखा है। युद्ध का विरोध करने की जगह जहां सीपीआई, सीपीएम और फॉरवर्ड ब्लॉक जैसी पार्टियों ने बाकायदा एक बयान जारी करके इस युद्ध को समर्थन दिया है, वहीं छोटी वाम पार्टियों और ग्रुपों ने इसे मौन समर्थन दिया। युद्ध के प्रश्न पर लेनिन की जगह इन पार्टियों ने, इन झूठी वाम पार्टियों ने और उनके नेताओं ने कार्ल काउत्स्की की अवस्थिति ली है, जिसे लेनिन ने गद्दार कहा था। युद्ध को लेकर दोनों देशों के मंत्रियों और सैनिक अफसरों के अलावा दक्षिणपंथी मीडिया और उनके चैनलों ने भी जहर उगलना जारी रखा है। पागलपन की हद तक जा पहुंचे मुख्यधारा के मीडिया न्यूज रूम अब वॉर रूम जैसे दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही देशों के सांप्रदायिक और अंधराष्ट्रवादी लंपट अपने बेडरूम से खून खराबे और हिंसा के पक्ष में निरंतर हवाई गोले छोड़े जा रहे हैं। वे गला फाड़कर मांग कर रहे हैं कि दूसरे देश पर न्यूक्लियर बम गिराकर उसे नष्ट कर दिया जाए। वे जानते हैं कि युद्ध में उनके लिए कोई जोखिम नहीं है, मगर दोनों देशों की मेहनत का जनता ने
इस युद्ध उन्माद को घृणा और अपमान के साथ खारिज कर दिया है। भारत और पाकिस्तान के मजदूरों मेहनतकशों के बीच एक दूसरे के लिए हमेशा से प्यार और सम्मान मौजूद रहा है। वे युद्ध नहीं, शांति और प्रगति चाहते हैं, मगर इलीट शासक उन पर जबरन युद्ध और हिंसा लादते जा रहे हैं। कई दशकों से भारत के शासक अमेरिका से नजदीकी बना रहे हैं। अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन का मुकाबला करने के लिए भारत को फ्रंटलाइन पार्टनर के रूप में देख रहा है। शुरू में अमेरिकी साम्राज्यवाद का मोहरा बना रहा पाकिस्तान अमेरिका के लिए अब एक बोझ बनकर रह गया है। 2021 में अफगानिस्तान से पिटकर निकले अमेरिका की पाकिस्तान से अब कोई उम्मीद शेष नहीं बची है। पाकिस्तान के गृह मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में स्पष्ट कहा कि पाकिस्तान ने दशकों अमेरिका और ब्रिटेन के लिए आतंक फैलाने का गंदा काम किया है, जो एक बड़ी गलती थी। भारत के खिलाफ संघर्ष में पाकिस्तान अब अमेरिका के विरुद्ध चीन के नेतृत्व वाले शिविर के करीब आता जा रहा है। चीन एशिया प्रशांत क्षेत्र में उभरती हुई महाशक्ति है, जो अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी मंसूबों के साथ अमेरिका को चुनौती देने वाली मोर्चाबंदी में जुटा हुआ है। वह नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश में भारी निवेश कर रहा है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा निवेश अब चीन का है, जहां वह बेल्ट एंड रोड कॉरिडोर बना रहा है। चीन तिब्बत में दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा है, जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को जमा करके वह भारत के लिए कभी सूखे और कभी बाढ़ की चुनौती पैदा कर सकेगा। एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन की इस बढ़ती ताकत से परेशान अमेरिका एशिया में अपनी मोर्चाबंदी को पुख्ता करना चाहता है, जिसके लिए वह मोदी को इस्तेमाल कर रहा है। जहां पॉलिटिकल स्टेट एक दूसरे का गला रेतने पर आमादा हैं, वहीं आर्थिक जीवन का बड़े पैमाने पर विस्तार और एकीकरण हो रहा है। चीन और भारत के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद पिछले सालों में भारत और चीन के बीच व्यापार तेजी से बढ़ते हुए $150 बिलियन पर जा पहुंचा है, जिससे दोनों की एक दूसरे पर निर्भरता पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। चीन और अमेरिका के बीच छिड़ी ट्रेड वॉर के चलते चीन पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों ने एप्पल जैसी कंपनियों को चीन छोड़ने पर बाध्य किया है। चीन छोड़ने के बाद वे अब भारत की तरफ रुख कर रही हैं। चीन ने लंबे समय चीनी मजदूर वर्ग के दोहन के जरिए चीन को वैश्विक निवेश के लिए आकर्षण का केंद्र बनाए रखा। अब मोदी इस प्रोजेक्ट को अंजाम दे रहा है, जो भारत में वर्किंग क्लास के लिए खतरे की घंटी है। भारत में श्रम कानूनों और सुरक्षा का पूरी तरह खात्मा करके बड़े पैमानों पर निजीकरण और यूनियनों के दमन के जरिए मोदी भारत की श्रम शक्ति को देशी विदेशी दोहन के लिए परोस रहा है। मोदी की इन नीतियों के खिलाफ मजदूर वर्ग की तरफ से प्रतिरोध आ रहा है और उसके बीच आक्रोश बढ़ता जा रहा है। नीचे से दबाव के चलते ट्रेड यूनियनों को मोदी की नीतियों के खिलाफ 20 मई को आम हड़ताल की घोषणा करनी पड़ी है, जिसमें बड़े पैमाने पर श्रमिकों के भाग लेने की संभावना है। मेहनतकश जनता के बीच इस गहराते असंतोष को सीमा पार भटकाने के लिए मोदी सरकार पाकिस्तान से युद्ध को मुक्ति मार्ग के रूप में देख रही है। देश के भीतर लूट और शोषण से मेहनतकश जनता का ध्यान भटकाकर सीमा पार शत्रु पर लगाने के लिए युद्ध का सहारा लिया जा रहा है। लूटी पिटी मेहनतकश जनता को अपने पीछे बांधने के लिए न सिर्फ पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को ढाल बनाया जा रहा है, बल्कि मेहनतकश जनता को आपस में लड़ाने के लिए हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने की भी भरपूर कोशिश जारी है। 8 मई के हमले को एक कुटिल, सांप्रदायिक और भावुक कोण देने के मकसद से ही मोदी सरकार ने इसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया है। अलबत्ता ये सब चालबाजियां जमीनी हकीकत को कुछ समय के लिए छिपा तो सकती हैं, मगर उसे बदल नहीं सकती। भारत की अर्थव्यवस्था और जीडीपी में उछाल के तमाम दावों के बीच जमीनी हकीकत यह है कि भारत की 1/3 जनता गरीबी की रेखा के नीचे गुजर कर रही है और 80% जनता
मुफ्त मुफ्त के अनाज पर असर कर रही है। 15 करोड़ लोग भयंकर गरीबी में जी रहे हैं और आर्थिक विषमता अपने चरम पर है। ऊपर के 1% लोगों के पास भारत की 40% संपदा जमा हो चुकी है, जबकि नीचे के 50% के हाथ मात्र 3% संपत्ति भी नहीं है। हाल ही में श्रीलंका और बांग्लादेश में ऐसी स्थितियों के बीच हुए विद्रोहों ने भारत के शासकों की नींद उड़ा रखी है। 2021 के किसान आंदोलन में मोदी सरकार ने इसकी वानगी देखी थी, जब उसे 4 कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा था। युद्ध की पहली आहट पर ही मूडीज ने भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ टारगेट 5.6% से गिराकर 5.3% कर दिया था। युद्ध जारी रहते इसका और नीचे गिर जाना लगभग तय है। उधर पाकिस्तान में हालात और भी ज्यादा खराब हैं। वर्ल्ड बैंक और IMF के निर्देशों का पीछा करते करते पाकिस्तान के शासकों ने उसे पूरी तरह दिवालिया कर दिया है। पाकिस्तान की मेहनत का क्षमता का ध्यान भटकाने और लूट जारी रखने के लिए भारत के साथ युद्ध पाकिस्तानी शासकों के लिए भी बड़े फायदे का सौदा रहा है। पाकिस्तान में जबरदस्त संकट मौजूद है। वहां भी सार्वजनिक स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों का बड़े पैमाने पर निजीकरण जारी है। इसके खिलाफ मेहनत का जनता सड़क पर उतरकर प्रतिरोध कर रही है। हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने कॉरपोरेट फार्मिंग के नाम पर सिंधु नदी से चोलिस्तान के रेगिस्तान की तरफ 6 नहरें निकालने का $4 बिलियन का प्रोजेक्ट बनाया। इस प्रोजेक्ट पर सेना के बड़े अफसरों का नियंत्रण था। यह प्रोजेक्ट पहले ही पानी की कमी से जूझ रहे पूरे सिंध और पंजाब प्रांत में सूखे की स्थिति पैदा करने वाला था। इसके खिलाफ पंजाब और सिंध के किसानों का बड़ा आंदोलन उठ खड़ा हुआ। 16 अप्रैल को शुरू हुए प्रोटेस्ट में सिंध और पंजाब को जोड़ने वाला राजमार्ग रोक दिया गया। कई हफ्ते से पूरे पाकिस्तान में मालों की ढुलाई बंद थी। पाकिस्तान के शासकों ने इस आंदोलन को फाड़ने और नष्ट करने के लिए पंजाब के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मुहिम की शुरुआत की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। सिंधु जल संधि को निलंबित करने की भारत की घोषणा ने पाकिस्तान सरकार को बच निकलने का मौका दिया था। इसके बहाने पाकिस्तान सरकार ने यह योजना निलंबित कर दी। इस निलंबन से खींचकर पाकिस्तानी इलीट के एक प्रतिनिधि बिलावल भुट्टो ने कहा कि या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून। भुट्टो परिवार और उसकी पार्टी PPP ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान की मेहनत का जनता का खून और पसीना दोनों पूरी तरह चूस डाला है। अपने शानदार आरामदेह बंगलों से ऐसे गोले दाग रहे बिलावल जैसे लंपटों की दोनों देशों में कोई कमी नहीं है। वे सब मिलकर युद्ध को जनता का ध्यान भटकाने के औजार के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। हाल ही में पाकिस्तान के नियंत्रण वाले कश्मीर में जोरदार जन आंदोलन हुआ। बिजली और आटे के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी के बैनर तले चलाए गए इस आंदोलन को बड़ी जीत हासिल हुई। इस आंदोलन के चलते बिजली की यूनिट का दाम 50 रुपए से 3 रुपए पर आ गया और ये बड़े आश्चर्य की बात है। आंदोलन में शहीद हुए लोगों की स्मृति में ये आंदोलन आज भी जारी है। इस आंदोलन ने भारत के नियंत्रण वाले कश्मीर में भी चिंगारी का काम किया है। 6 मई को पंजाब के कई शहरों में निजीकरण के खिलाफ बड़े प्रदर्शन हुए, जिनमें हजारों की संख्या में डॉक्टरों, नर्सों, कर्मचारियों ने भाग लिया। भारत में कश्मीरियों की तरह ही पाकिस्तान में बलोच उत्पीड़ित राष्ट्रीयता हैं। पाकिस्तान सरकार उन पर लंबे समय से फौजी दमन जारी रखे हुए है। इस दमन में वे बड़े सैनिक अभियान भी शामिल हैं, जिनमें हजारों लोगों को मार डाला गया या गायब कर दिया गया। हाल ही में बलोच उग्रवादियों ने सफर एक्सप्रेस पर हमला करके सैकड़ों सैनिकों और नागरिकों की हत्या की थी। इस संगठन की पीठ पर तालिबान और भारत के शासकों का हाथ होने के आरोप हैं। पहलगाम जनसंहार
जफर एक्सप्रेस पर हमले की जवाबी कार्रवाई माना जा रहा है। लश्कर और जैश की तरह ही बलोच उग्रवादी भी दिवालिया नीति का अनुसरण कर रहे हैं। वे सभी भारत या पाकिस्तान के इलीट शासकों के हाथों में खिलौना बनकर खेल रहे हैं। हिंसा, आतंक और खून खराबे की उनकी नीति मेहनतकश जनता की आकांक्षाओं और संघर्ष का कतई प्रतिनिधित्व नहीं करती, ना ही उससे किसी भी रूप में मेल खाती है। ना तो भारत और ना ही पाकिस्तान के शासकों को इन उग्रवादी संगठनों से कोई खतरा है। उनसे निपटने के लिए दोनों देशों के पास नियमित सेनाएं हैं, बल्कि उनकी कार्रवाइयां दोनों सरकारों को खुद को और सशस्त्र करने और जनता पर दमन की लगाम कसने के मौके देती रही। मेहनतकश जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व खुद उसकी कार्रवाइयां करती हैं, जो धीरे धीरे मगर निश्चित तौर पर दिल्ली से इस्लामाबाद तक लगातार फैलती जा रही हैं और संगठित रूप लेती जा रही हैं। युद्ध जहां मेहनतकश जनता के लिए आपदा बनकर आ रहा है, वहीं इलीट शासक वर्ग मोदी के ही शब्दों में इस आपदा में अवसर तलाश रहे हैं और अपनी तिजोरियां भरने में जुट गए हैं। जहां भारत पाकिस्तान के बीच सैनिक कार्रवाइयों में दर्जनों साधारण निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, वहीं मोदी के दोस्त मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम को पेटेंट कराने के लिए अर्जी दी है, ताकि उसे फिल्म इंडस्ट्री को बेचकर मुनाफा बटोरा जा सके। यही लोग हैं जो अपने आरामदेह बेडरूम से युद्धनाद कर रहे हैं। वर्किंग क्लास के नेतृत्व में मेहनतकश जनता को युद्ध के खिलाफ उठ खड़े होना है। दोनों देशों की वर्किंग क्लास को एकजुट होकर अपने शासकों को चेतावनी देनी है कि वे युद्ध बंद करें और अपने मसले शांति से हल करें। हम जानते हैं वे चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते। जब तक पूंजी का शासन है, जब तक सत्ता बड़े पूंजीपतियों के हाथ है, युद्ध, तबाही और रक्तपात के मंजर यूं ही चलते रहेंगे। प्राकृतिक और मानव संपदा, वित्त और बाजारों पर कब्जे के लिए इलीट गैंग्स के बीच मारामारी इसी तरह जारी रहेगी। इसलिए वर्किंग क्लास का ऐतिहासिक दायित्व है कि वह मेहनतकश जनता के तमाम हिस्सों को युद्ध और उसे जन्म देने वाले पूंजीवाद के खिलाफ सांझे संघर्ष में लामबंद करते हुए सत्ता पर कब्जा करके दुनिया को पूंजीवाद के इस सड़ते कैंसर से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति दिलाए। इस अपील के साथ आज के इस प्रसारण को खत्म करने की आपसे अनुमति चाहता हूं दोस्तों। युद्ध और पूंजीवाद के खिलाफ लड़ने के लिए, उन्हें उखाड़ फेंकने के लिए अपनी कमर कसें। धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।